Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस स्टोरी अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। वंदना ताई जय बाबा। आप मेहराबाद में हो क्या? हाँ जय बाबा जय बाबा। नहीं नहीं का ओके। तो देखते हैं, किसी और को मैं मैसेज डाल देती हूँ कि आपके अगर पहचान का कोई है गया हुआ धुनी के लिए, तो आप लोग कोशिश करना, अगर हमको वो लोग धुनी दिखाते हैं। वैसे तो दिख देती है बाद में, लेकिन साथ ही में अगर देख पाते हैं तो एक मिनिट ना। मनीषा बाबा, जरा गुड्डूला फोन करा ना आणि तिला म्हणा की 7च्या आधी, म्हणजे 6:45 पर्यंत, 6:30 6:45ला धुनी दाखव म्हणावं लाईव्ह। तिला लिंक पाठवा आणि लाईव्ह धुनी दाखवायला सांगा। जय बाबा। अब देते हैं, मैसेज पास ऑन कर देते हैं। तो आज का रीडिंग शुरू करते हैं ब्लू बस स्टोर का। अभी ये लोग बलूचिस्तान में जाएंगे और फिर वहां से निकलेंगे, तो इसके लिए टॉपिक का नाम है व्हेन विल इट एंड। मतलब यहाँ की इनकी परेशानियां इतनी चरम सीमा पर गई कि महिलाएं तंग आ गई और वो पूछती है ये सब कब होगा, कब खत्म हो जाएगी ये परेशानी। ऐसा वहाँ पर हेडिंग है टॉपिक का, तो इसको आज पढ़ते हैं। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का चित्र मैंने दिखाया था क्या? ये मेहराबाद, यहाँ किताब में से देख लीजिए। हाँ, मेहराबाद के पोस्ट ऑफिस का ये चित्र है। ये देख लो कि ये पहले इसको मराठी में वाड़ा कहते, बाड़ा कहते हैं ना। तो पुराने जमाने में धनिक लोगों के ऐसे बाड़े रहते थे। ये बाड़े के अंदर वो पोस्ट ऑफिस है। अब ऐसा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर खाली लिखा है पोस्ट ऑफिस करके। तो इतने परेशान थे कि पोस्ट ऑफिस मिल ही नहीं रहा था ढूंढ ढूंढ के। तो पोस्ट ऑफिस दिखेगा कैसे, ऐसा इस प्रदेश में भी ये लोगों को पोस्ट ऑफिस ढूंढने में पूरा गांव वो टहल के आए, फिर पोस्ट ऑफिस उनको मिला नहीं। हवेली में वो पोस्ट, यस मेरा प्रसाद, तो हवेली में पोस्ट ऑफिस था। ऐसा अरण गांव का भी पोस्ट ऑफिस, ऐसे वो सरपंच वाड़ा या कोई था पाटिल का, तो हवेली में था उस पोस्ट ऑफिस, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल था उन दिनों का बात है। सो ये सब कब खत्म होगा, ऐसा इसका हेडिंग है। Once both vehicles had made it safely across the Indus, Baba's party continued resolutely on its way through drenching rain that was both very unusual and unexpected. तो एक बार इंदूज नदी उन्होंने क्रॉस की, और ये रोमांचकारी सफ़र जो है, पिछले बार हमने देखा, एड ऑन भी हमने देखा कि जो एरज के बारे में किताब है, बी फिटिंग हिज स्लेव, नई किताब है दवाना की, उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन पिछले बार हमने पढ़ा था, जिसमें कि और अधिक तफसील में वर्णन आया है। क्योंकि यहाँ पर एक गलत सेंटेंस था कि दे आर ऑल वाइव्स ऑफ द मिलिट्री पर्सोनेल, तो ऐसा नहीं। उसने शब्द एरेज बहुत चुन के उपयोग करते थे, बहुत ही होशियार टैलेंटेड होते, तो उन्होंने शब्द उपयोग किया था कि दे आर रिलेटेड टू कमांडेंट इन चीफ, ऐसा उन्होंने कहा था। और एनीवे, तो ये लंबी इंदूस नदी का जो खतरनाक ब्रिज किस तरह से उन्होंने क्रॉस किया, अब यहाँ पर किताब में नहीं, लेकिन वहाँ का थोड़ा पोर्शन में नैरेट करती, क्योंकि मैंने कहा था पिछले बार कि नैरेट करेंगे। इस किताब में वो आया नहीं है। इस यात्रा से जो भयावह थी कि एरेज कहते हैं कि मेरे जीवन में पहली बार मैं किसी चीज़ से, मतलब जो मेरी डरावनी यात्रा थी, जो मुझे याद है कि इसके जैसे डरावनी कभी भी नहीं थी। तो जो जिनको बहुत गुरूर था अपने धाड़स पर, अपनी जवानी पर, अपनी मतलब श्रेष्ठता, एकदम स्टॉन्च थे, वो ताकतवर थे,
तो वो कहते हैं कि मैं डरते डरते इसका इतना और रास्ते में कितनी बार बस पंक्चर हुई, बस को छोड़ना, जैसा हमने ये ब्यौरा पूरा उस किताब में से देखा था कि बस चलाना, उसका रख रखाव करना, उसको क्लीन करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसको धोना, साफ रखना, और आते ही किसी गांव में फिर वो एलिजाबेथ के कुत्ते के लिए खाना ढूंढना, जो मेहरू या नागू के लिए दूध लाना, और ये सब करके, और तीसरा कार्य था एक पोस्ट ऑफिस में जाने का और नाइट वॉच भी करने का। फिर बाबा को ऐसा नहीं कि थक के आए इसलिए सो गए, आराम किया। तो ये जो होना था वही हो गया। इतना सारा कष्ट झेल करके ये कठिन यात्रा के पश्चात अगले दिन क्या होता है कि बाबा बुलाते हैं। आई जस्ट नैरेट, अभी वर्ड टू वर्ड पढ़ते नहीं उसमें से, और मैं निकाल के भी नहीं रखा वो किताब। तो बाबा उनसे अगले दिन कहते हैं एरज को कि आओ हम आदि को भेज देते हैं, टेलीग्राम अहमदनगर भेज देते हैं कि वी आर ऑल सेफ हियर। क्योंकि जाहिर था, शायद आदि को पता था कि, या उनकी चिंता वो कर रहे हो गए, बाबा को पता होगा। तो बाबा ने बोला कि अहमदनगर टेलीग्राम भेज दो कि वी आर ऑल फाइन हियर, वी आर सेफ हियर करके। ऐसा टेलीग्राम लिखने के लिए एरज को बोला। बाबा भी जमीन पर नीचे बैठे थे, एरज भी नीचे जमीन पर बैठ के तार का मसूदा लिख ही रहे थे। तो अचानक एरज कोलैप्स हो गए। इस यात्रा का इतना बुरा प्रभाव उनके सेहत पर पड़ा, जस्ट कोलैप्स, बैठे बैठे वो गिर गए और जिसको बोलते बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। और वो कहते कि इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं लिख रहा था और मुझे क्या हो गया मालूम नहीं, तो आई जस्ट वेंट अनकॉन्शियस। और उन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बिस्तर पर मैं लेटा हूँ और बाबा सामने है, मुझे देख रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा क्या हो गया तुमको ये अचानक? तो एरज कहते मालूम नहीं बाबा। तो एरज कहते हैं कि बाबा उतना ही देते मुझे। एक तो वो बोलते मुझे बहुत गुरूर था अपने ताकत पर और स्ट्रांगनेस पर, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा झेला कि मेरी तबीयत ने दाद दिया उसकी, मतलब वो कोलैप्स हो गए। और वो कहते हैं आगे कि बाबा कभी भी किसी को उसकी सीमा से बाहर नहीं देते हैं, उसकी सीमा तक ही उसको, मतलब कोई बहुत ज़्यादा झेलता है, कई सारे कष्ट उसे रहते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, समाज के हो, परिवार के हो, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट होते हैं। किसी के इसमें किसी को कम होते हैं, किसी का सारा खुशहाल होता है। तो वो कहते हैं कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही बाबा देते हैं। अब जब वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी तो जहाँ भी आह्वानात्मक परिस्थितियाँ होती थी वहाँ बाबा एरज को ये काम सौंप देते थे, जहाँ दिमाग भी लड़ाना है, धैर्य भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एरज ही हमेशा सामने आते थे। तो वो कहते हैं जब कभी बाबा हमको हद से बाहर देते थे तो हम गिर जाते थे, हमारा शरीर गिर जाता था, हमारा हौसला तो नहीं गिरता था लेकिन हमारा शरीर इस समय में इस प्रकार से गिर जाता था। आवाज सबको ठीक आ रही है? ओके, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार से मतलब उसका इतना असर हो गया कि पहली बार एरज को इस प्रकार से हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये इंदुस नदी उन्होंने सुरक्षित रीत्या क्रॉस की और फिर आगे इतनी झमाझम बारिश में, जो कि बहुत असामान्य थी, वेरी अनयूजुअल, और उसका आशा नहीं थी कि वो समय भी नहीं था, वो सीजन भी नहीं था, तो एक्सपेक्टेड नहीं थी बारिश, अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई। और ऐसी बारिश में ये लोग आगे निकल चुके। और पहाड़ों की और बारिश, अरे बाप रे पूछो नहीं, पहाड़ों की जंगलों की जो बारिश होती है वो भयावह होती है। जय बाबा, गुल्हाने तई बहुत दिन बाद आए। They labored onward over unpaved roads, slick with mud, for a few more miles before reaching Dera Ghazi Khan, a cold, sleepy outpost in a region called Baluchistan. तो वहाँ से वो इतना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो कीचड़ से पूरे चिकने हो गए रास्ते, और इन रास्तों से, और कोई ऐसा सड़क
टार रोड ऐसा कुछ नहीं था। अनपेव्ड मतलब एकदम कच्चा रास्ता, तो कितना खतरनाक होगा। और पूरा पहाड़ी इलाका और खाइयाँ, तो ऐसे रोड से आगे कुछ माइल तक जाके गाजी खान एक बहुत ही ठंडी जगह थी, और एक आउटपोस्ट वहाँ पर था, लेकिन एकदम मतलब कोई जगह ही नहीं थी, नो मैंस लैंड इसलिए उसको कहा। तो बलूचिस्तान की ऐसी जगह पर वो पहुँच गए। अब ये बलूचिस्तान को एक साइड नोट है, वो पढ़ना जरूरी है, वो पहले पढ़ते हैं तभी आगे की बातें ध्यान में आएगी। The 1901 census of India called the Baluchi essentially a robber and raider tribe, a trait which is common to all tribes, and trait or threat, okay. And went on to observe that the history of Balochistan is nothing but a story of successful robberies, of lawless rapine and bloodshed, for which plunder and devastation were accounted a worthy and honorable return. तो बलूचिस्तान मतलब 1901 का 1901 का जो जनगणना भारत की हुई, इसको इस जनगणना में बलूची जो जमात है इसको डकैत करके घोषित किया था। और ये डकैतियाँ करते हैं जो कि सभी बाकी ट्राइब्स जो है जमात है उन सब के लिए ये एक धोखादायक जमात करके उसको घोषित किया था जनगणना ने ऑफिशियली। मतलब देखो, आप लोगों को भी बचपन की वो कहानियां डकैती की याद होगी। और इस प्रकार से इनकी जो इतिहास अगर देखेंगे तो खून, रक्त रंजित इतिहास है। दरोड़े, इंसानियत नाम की चीज नहीं। वो जो कोई पाना चाहते हैं उसके लिए धड़ाधड़ इंसान को मारना, इसमें सक्सेसफुल रॉबरीज मतलब डकैतियाँ, यशस्वी डकैतियाँ, और कोई कायदा नहीं, लॉलेस मतलब यहाँ कायदे का राज ही नहीं, सब कायदा अस्तित्व में नहीं, और खून और ये सब इस प्रकार से जो भयावह डिवास्टेशन है, विनाश है, इसकी सारी कहानी मतलब बलूचिस्तान है। ऐसे खतरनाक एरिया में बाबा अपनी टीम को, वो भी महिलाओं को लेके गए। जबकि समय समय पर हमने देखा उस किताब में, पीछे के 2 सेशन में, कि वहाँ पोस्ट वाला, गैस स्टेशन वाला, वहाँ का गार्ड, हर किसी ने बोला कि तुम वहाँ कैसे जा सकते, और वो तो महिलाओं को लेके बिल्कुल मत जाओ। सभी ने बाबा को वहाँ पर जाने से रोका, लेकिन बाबा रुके नहीं। ऐसा वो बलूचिस्तान कि जहाँ पर सक्सेसफुल डकैत करने के बाद उसका सम्मान किया जाता था, ऐसा प्रदेश। Not much had changed between 1901 and 1941 when Baba and the women traveled through the region, and the bleak desert landscape and mountains remain largely inhabited and forbidding to travelers. 1901 और 1941 जब बाबा ने 40 साल बाद वहाँ से बाबा मंडली को लेके गए, महिला मंडली को, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, बदलाव नहीं था। ऐसा ही वहाँ का प्रदेश, वहाँ के पहाड़ निर्जन थे, वहाँ बस्तियाँ ज़्यादा नहीं थी, और इसी प्रकार से उसमें डकैतियाँ वगैरह के लिए वो प्रसिद्ध था। अभी भी वो डेजर्ट था, मनुष्यहीन प्रदेश था, मनुष्यों के लिए खतरनाक डकैतियाँ और खतरा वहाँ पर था, और इसलिए प्रवासियों के लिए वहाँ जाना मना था, फॉरबिडन फॉर द ट्रेवलर्स। यहाँ तक द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखता है, ने उससे ये लिया है सारी जो जानकारी अभी हमने पढ़ी, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो कि ऑफिशियल दस्तावेज है, इसमें से जो सब जानकारी है एकदम प्रूवन रहती है,
A Dictionary of Art, Science and Literature, 11th edition, 1910 to 1911, volume 3 and 4, 294. तो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो कहाँ से ये जानकारी प्राप्त की है, ये भी सारा इसमें दिया गया है। एनसाइक्लोपीडिया से ये लिया गया है, तो जो 100% विश्वसनीय होता है, अधिकृत होता है। Many called it the land of camouflage houses and big men. ये ऐसे ऐसे बड़े और बड़े वहाँ के जो पुरुष होते थे, ये हट्टे कट्टे लंबे चौड़े एकदम लंबे बड़ी बड़ी मूंछ और भयावह दिखने वाले। तो मनी ने ऐसा उनका वर्णन किया है। मार्गारेट रिकॉल्ड what a spectacle the blue bus made as Baba stopped both vehicles for petrol. जब बाबा ने कार और बस पेट्रोल भरने के लिए रुकी तो सब उनको किस तरह से देख रहे थे और उनके सामने क्या दृश्य था, इसके बारे में मार्गारेट क्रास्क लिखती है। The villagers seemed to be amazed and stood round staring and pressing their faces on the windows to get a look at the bus load of women. तो जैसे ये गाड़ियाँ वहाँ रुकी तो वहाँ के सारे देहाती उनके इर्द गिर्द एकत्र हो गए, उनको घूरते रहे, उनको देखते रहे और उनको बड़ी अचरज लगा इन लोगों को देखते, क्योंकि बाहर से वहाँ कोई जा नहीं सकता। प्रवासियों के लिए निषिद्ध प्रदेश था और उसमें बाहर से ये लोग गए हैं, विविध जाति धर्म पंथ के, अलग अलग रंगों के। तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। और वैसे भी होता था पुराने जमाने में, कोई अगर गांव में शहर में नया आता तो तुरंत भीड़ जमा होके उसको जो पार कहते थे, कट्टा कहते थे, वहां पर एकत्रित होके उसको देखते थे। तो ये सारे इर्द गिर्द इनके जमा हो गए। इतना ही नहीं, लेकिन जो क्योंकि बस और कार के तावदान नीचे थे कांच के, जो बाबा ने पहले से बताया था, और अंदर क्योंकि सभी महिलाएं थी, तो ये लोग अपना नाक वो कांच को लगा लगा के अंदर झांक के देख रहे थे कि अंदर बैठे हुए लोगों को देखने की कोशिश कर रहे थे। उसका वर्णन भी उसने किया कि खिड़की के तावदान कांच से एकदम उसको नाक लगा के वो अंदर देख रहे थे, अंदर का दृश्य। I am sure that messages were sent straight off to their cousins, the brigands, about such strange travelers. तो कहती है कि वो तुरंत क्या करते थे कि अपने रिश्तेदार, कजन, चाचा, चचेरा भाई बहन, इनको तुरंत ये खबर पहुंचा देते थे कि ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे लोग यहाँ से आ रहे या जा रहे। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी थी। After the big had what Mani called a long drink at the petrol pump, Elizabeth and her passengers drove off through flooded streets in search of post office, where we would never have suspected to be one had not a Baluchi pointed it out after we had been round the town in endless dizzy circles. तो मनी कहती है बहुत बड़ा ड्रिंक गाड़ी ने पिया, मतलब उसमें पूरा पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो उसको बहुत पेट्रोल पूरा टंकी फुल किया होगा। तो मनी कहती है लॉन्ग ड्रिंक। इसमें भी देखो वो किस तरह से, ये चुनौती के बारे में कोई नहीं रो रहा है, इसमें लाइट मोमेंट वो लोग कैसे ढूंढ रहे, जीवन के हंसी मजाक कैसे कर रही, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उसको क्या कहती है, मनी कहती है कि गाड़ी ने बहुत लॉन्ग ड्रिंक किया, लंबा पिया गाड़ी ने, क्योंकि पेट्रोल पंप पर। इसके पश्चात एलिजाबेथ बाबा और बाकी लोगों को लेकर तुरंत वहाँ पर जो बाढ़ से ग्रस्त रास्ते थे उन्हीं से रास्ता निकाल के उस शहर देहात को उसने कई चक्कर लगाए उल्टे पुल्टे, लेकिन उनको पोस्ट ऑफिस ही नहीं मिला। आखिरकार एक जो वहाँ का बलूची था स्थानिक, उसने पोस्ट ऑफिस उनको दिखाया, तब उनको पोस्ट ऑफिस मिला। वो कहती है हमने कई चक्कर लगाए और भी कई लगाते तो भी हमें ये पोस्ट ऑफिस कभी नहीं मिलता अगर वो बलूची हमें उसको नहीं दिखाता। When crossing the deserted, क्यों एक हमारा चित्र पटल पर, मन के पटल पर एक चित्र रहता है कि पोस्ट ऑफिस मतलब ऐसा होगा, तो वहाँ ढूंढना है।
उस समय तो एकदम था वो लाल पेटी वगैरह। एनीवे, व्हेन क्रॉसिंग, इसलिए उन्होंने यहाँ मेहराबाद के पोस्ट ऑफिस का चित्र दिया, उसके नीचे लिखा है नो वंडर इट वॉज सो हार्ड टू फाइंड अ पोस्ट ऑफिस। इस प्रकार से अगर रह गए हवेली में पोस्ट ऑफिस तो कैसा मिलेगा, हवेली की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं पोस्ट ऑफिस ढूंढते समय। दिस वॉज द वन इन अरनगांव विलेज, जो अभी चित्र आपने देखा। आगे चलते हैं। When crossing the deserted, flooded road near the post office, the car sank knee deep in water. Again देखो, and in an instant we had a crowd of Baluchis with their happy little children. But all efforts with the car seemed hopeless, till one man came up and fetched his private car to tow us out. तो दुर्भाग्य से इतनी दुखद घटना ये थी, जहाँ नहीं वहाँ ऐसी घटना हो गई, कुछ भी हो सकता था ऐसी प्रदेश में, कि इस प्रकार से ये पोस्ट ऑफिस ढूंढने के चक्कर में, जहाँ की रास्ते पर इंसान कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन पूरा बाढ़ का पानी से रास्ते लबालब भरे हैं, ऐसे रास्ते से जब पोस्ट ऑफिस के पास के एक रास्ते में ये एलिजाबेथ की कार जो है ये पानी में एकदम डूब गए। और पानी कितना, कार के लिए एकदम घुटने तक का पानी, उसमें कार डूब गई, चली गई, क्योंकि पता नहीं चलेगा पानी रास्ते में कितना है, कहाँ गड्ढा है, ये तो कच्चे रास्ते हैं। तो वहाँ पर उसकी कार धंस गई, इतनी घुटने भर के पानी के नीचे, मतलब क्या रह गया कार का। और इस तुरंत वहाँ के जो बलूची है, उनके बच्चे हैं, सारे वहाँ एकदम खुशी से आ गए देखने के लिए तमाशा। और कितना भी कोशिश करो, ये घुटने भर की पानी से कार को निकालना तो किसी के बस की बात नहीं होती है। तो किस्मत से, या बाबा माइट हैव टर्न द की, वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसकी जो खुद की कार थी, उस कार से उसने इस कार को टू किया। देखो, ऐसा प्रदेश, सारे डकैतियों को वहाँ कार वाला आदमी मिलना मतलब एक अजीब मैजिकल बात है ना। No one at that time, Rano recalled, traveled the Baluchistan roads because the native tribes were so fierce. तो रानो गेली लिखती है इसी घटना के बारे में कि उस समय ऐसा समय था कि उन रोड से उस प्रदेश में कोई जाता नहीं था, कार से तो बिल्कुल ही नहीं। Only the British troops moved unmolested, and then only because the viceroy paid a handsome royalty to the local chieftains. तो स्थानीय जो सरपंच वगैरह मुखिया रहते थे, उनको ये ब्रिटिश वाइसराय को बहुत सारे पैसे दे करके केवल उस तरह से फिर कुछ जो ब्रिटिश फौजी है वहाँ पर थोड़े बहुत रहते थे, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उसके लिए वाइसराय उनके हाथ गीले कर देता था, तब जाके वो लोग वो ब्रिटिश फौजियों को रहने देते थे, कोई तकलीफ नहीं देते थे। वो भी उनके हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा, अगर उनका नियम तोड़ दिया तो उसका भी वो खून कर देते थे। For her own part, having grown up in Quetta, Katie knew that they had entered the land of bandits and brigands, mind you, and we were all except Fairaj, who was driving a bus full of women, which was really very dangerous in those parts of the country. So Kitty Devi, sorry, not Kitty Devi, केटी ईरानी जो है गोहर की बहन, ये लोग मूल से क्वेट्टा से थे, फिर बाबा के कहने से रुस्तुम या पप्पा जी कहते हैं, उन्होंने क्वेट्टा छोड़ के अहमदनगर आए। अहमदनगर में वो औरंगाबाद रोड पर उनका बंगला अभी भी है उसको, तो वहाँ पर भी बाबा रहे थे, गए थे। तो ये लोग, तो केटी ईरानी कहती है कि जैसे उस प्रदेश को उसने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो वहाँ रहे थे, और वो कहती है कि हम ऐसे डकैत और खून दरोड़े वगैरह करने वाले लोगों के बीच में थे। और यहाँ पर एक अद्भुत बात थी कि एरज जो गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, उसको छोड़ के गाड़ी में हम सभी महिलाएं थी,
कि जिनको महिलाओं को भगाना वगैरह आम बात उस समय की थी, और ये बहुत ही खतरनाक था। वो कहती है कि देश के इस भाग में उस समय के लिए। बट बाबा hid it out of town at noon, discounting the locals' warnings that there were so many dacoits along the way that not even British soldiers used this route unless absolutely necessary. अब जिस रास्ते से बाबा जा रहे थे, सभी ने उनको बहुत मना किया कि तुम इस रास्ते जाओ नहीं, महिलाओं को लेके तो बिल्कुल नहीं जाओ। इन रास्तों पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स है, फौजी है, उनको भी कभी जाना नहीं दिया है, वो भी कभी गए नहीं। ऐसा ये प्रदेश है और इतने सारे डकैती है वहाँ पर कि वहाँ फिरकने का धाड़स ब्रिटिश फौजी भी नहीं करते, तुम यहाँ मत जाओ। लेकिन बाबा ने किसी की भी ना सुनी, बाबा आगे गए। Like repeated requests for new tires, the cautions were ignored. और हमेशा की जरा गाड़ी बार बार पंक्चर होती थी, बार बार रुक जाती थी, और वो पंक्चर निकालने के लिए या दूसरा टायर लेने के लिए बाबा ने फिर से नकार दिया। Half an hour later, both vehicles were delayed when they found that the bridge they needed to cross, the 7th that day, had been washed out. तो उस समय मेहरा ने मुझे मैसेज डाला कि आप ये एपिसोड को रिपीट क्यों कर रहे हैं। देखो, ये वर्णन ही ऐसा है कि जैसा कि हमने उस दिन देखा, 6 ऐसे ब्रिज उन्होंने, पॉन्टून जिसको कहते हैं या पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जो नावों के सहारे क्रॉस किए जाते हैं, ऐसे 6 ब्रिजेस उस दिन उन्होंने क्रॉस किए थे। और जो हम लंबा, सबसे लंबा ब्रिज 6वां उन्होंने अंधकार और बारिश में, ये आखिरी ब्रिज था इंदुस पार करने का। अगर हमको सुनने में इतना बोरियत होती है केवल घर बैठे आराम से सुनने में, तो उन लोगों को कैसा हुआ होगा। तो 6 ब्रिज क्रॉस किए। अब ये आधे घंटे के पश्चात उनके वाहन और डिले हो गया था, और एक 7वां ब्रिज उनको फिर क्रॉस करना जरूरी था। तो 7th डे जो ब्रिज 7वां क्रॉस करना था, वो पानी के बहाव के साथ बह गया था, वॉश्ड आउट। अब क्या करें? They had to make a long detour on a badly rutted road where they came up on a deep crack along one side, and geometrically speaking, Mani observed with relief, the bus just made it. अब ये जिस ब्रिज को क्रॉस करके, 7वां ब्रिज को क्रॉस करके उनको जाना था, ये पानी का बहाव और भारी वर्षा के कारण वो ब्रिज बह चुका था। तो इसका ऑप्शन जो है, बाबा कभी रुकते नहीं थे किसी भी हालत में। और अधिक तकलीफ वाला, ओके, पीप भी नहीं, नावें एक दूसरे को जोड़ी जाती थी। हाँ, पीप से भी हो सकता है, तो यहाँ पर नावों का दिया है, क्योंकि पीप के ऊपर से तो गाड़ी और भी नहीं जाएगी, इसलिए नावें ला करके उनको जोड़ करके उसके ऊपर तराफा डाल करके वो मेकशिफ्ट वाला पॉन्टून ब्रिज कहते हैं उसको, वो बनाया गया था। तो उसके ऊपर से जाना था, जो कि हिलता था, नावें हिलती है। तो इसका पर्याय उन्होंने ढूंढ लिया, और इसके लिए डिटॉर मतलब ये रास्ता छोड़ के, जो क्योंकि ब्रिज तो नहीं है, तो दूसरा रास्ता जो ढूंढा वो बहुत तकलीफ वाला था, पहाड़ी का था, वहाँ कोई रोड नाम की चीज़ नहीं थी, ऐसा ही बना हुआ जो चल चल के होता है, उस रास्ते से गए। और मनी कहती है, आश्चर्य की बात है कि बस ये रास्ता चढ़ भी गई और कोई पंक्चर भी नहीं हुआ। ये बाबा की लीला होगी। She called the passing landscape deserty, desolate, a sort of no man's land with many signs for diversions along the way. तो मनी लिखती है, नो मैंस लैंड मतलब ये किसी का प्रदेश नहीं, तो वहाँ किसी का कायदा नहीं चलेगा। अगर प्रदेश पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का कायदा चलेगा, ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश का, भारत का है तो, ये किसी का प्रदेश नहीं है, तो किसी का कायदा वहाँ सब अपनी मनमानी डकैतियों की है। और वहाँ कोई डिसोलेट मतलब कोई
आदमी नहीं, बस्ती नहीं, ट्रैफिक नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खाइया। तो इस प्रकार से हमेशा जगह जगह पर वहां डाइवर्जन डाइवर्जन के बोर्ड लगे थे डिटॉर के लिए, इसको छोड़ो वहां से जाओ, इसको छोड़ो वहां से जाओ। ये ब्रिटिश ट्रूप्स चलते थे, उनके लिए बोर्ड लगे होंगे। और इस प्रकार से वो रास्ता इतना खतरनाक था। Twice more the big and bus became mad and had to stop. तो 2 बार ऐसा हुआ ऐसे प्रदेश में कि जहाँ एक साथ रहना बहुत जरूरी था। एक दूसरे से बस और कार बिछुड़ गए और 2 बार ऐसा हुआ और उनको एक दूसरे के लिए रुकना पड़ा। Even the women had to get out and help push to free them because the mountainous landscape was so inhabited that there was no one to ask for help. तो एक महिलाओं को भी नीचे उतर को गाड़ी को धक्का मारना पड़ा, क्योंकि ऐसा प्रदेश था पहाड़ी, वहाँ कोई था ही नहीं मदद मांगने के लिए कि गाड़ी को धक्का लगाओ। When they reached the town of Sakhi Sarwar, companion of the master of joy and delights. क्या नाम सुंदर है, सखी सारवार या सरवार। At 2 p.m. they found that the dark bungalow in which they had planned to spend the night was already in use. अंतिमतः 2 बजे किसी तरह से सखी सरवार नाम के प्रदेश, मतलब इसका अर्थ है कि आनंद और हर्ष के गुरु की साथी, ऐसा इसका अर्थ है सखी सरवार। तो उस प्रदेश में जिस डाक बंगले में उनको रुकना था, तो वहाँ 2 बजे पहुंचकर देखते हैं कि कोई और उसमें ऑलरेडी रह रहा था। Its unexpected occupants were military officers who were neither inclined nor obliged to vacate the premises, but they did recommend another bungalow at Khar, some 30 miles further on. तो वहाँ पर ये सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको कोई बोल नहीं सकता खाली करो, और उनकी वैसे मनीषा भी नहीं थी, ऐसा उन्होंने इंक्लिनेशन भी नहीं दिखाया कि वो ये रहो तुम एडजस्ट करेंगे, नहीं। इसके बदले 30 मील और दूरी पर खार नाम की जगह पर दूसरा एक बंगला था। वो इन लोगों ने इनको सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि आप वहाँ जाके रह लो। अब ये बॉम्बे का खार नहीं, हमारे बम्बई में भी खार नाम की जगह है, KHAR, ये खार या खर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पता नहीं। The additional drive was an unplanned extension of an already trying day, and the big protested vehemently with what money deemed nervous attacks. But Elizabeth soldiered on with encouragement from Baba and the invisibles. तो आगे ये 30 मील की दूरी इनकी योजना में नहीं थी। ऑलरेडी एक ब्रिज बह जाने के कारण उनको इतनी तकलीफ सह कर इतने तकलीफ वाले रास्ते से जाना पड़ा था। अब यहाँ पर जो बिग कार है, ये अभी दाद देने लगी, ये भी फेल होने लगी, और यहाँ पर उसके साथ साथ वो बिग इसको मनी ने सुंदर शब्द उपयोग किया, वो बोलती है नर्वस अटैक आ गया, बिग कार को नर्वस अटैक आ गया। तो किसी तरह से बाकी महिलाओं ने प्रोत्साहन दिया और बाबा ने प्रोत्साहन दिया, तब तो एलिजाबेथ गाड़ी चलाती रही। भयावह है, किसी के भी हिम्मत कितना करेज आदमी रखेगा, धाड़स रखेगा ऐसे प्रदेश में। डर तो था ही, रास्ते नहीं, जो है वो कीचड़, स्लिपरी, निर्मनुष्य प्रदेश है, कब डकैतियों का डर और अलग बात है, और उसमें गाड़ी बंद हो रही बार बार। They entered the ghats leading to Khar at 2:30 that afternoon, where the road became even more narrow, tortuous, now climbing the mountains, now descending the slopes with numberless narrow bends and breathtaking curves. नीलू recorded. तो डॉक्टर नीलू है, इन्होंने इसका वर्णन किया है। आप लोग कभी हिमालय गए हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ, तो आप में से जितने लोग कभी ना कभी तो हिमालय गए हो गए, वो कृपा करके ऐसा करो, थंब अप करो। कोई नहीं?
क्या आश्चर्य की बात है, ये का ये अभी थम्ब। तो श्वेतांबरी तो हमेशा 100% ध्यान रहता है। सुनीता दीदी 2 नेपाल गए, हाँ पर हिमालय का भाग है। देखो बस 2 ही हमारे ग्रुप में, 2 ही बहादुर निकले। एक समय ऐसा था, 80-90 का दशक होगा, कि हिमालय में जब जाते ना आप, तो ऐसा लगता है अरे हम तो कहाँ जा रहे। रास्ता सारा चारों ओर, वो कौन सा दशक था, 90s था जब हम लोग गए, कि 80 था, 90 था कि कब मनाली गए, तो वो ब्रेक डाउन हो गया, वो ड्राइवर का सर फोड़ा दूसरे ड्राइवर ने। वो कब गए थे, कौन से शतक, 90s, वही 90s का बात है। जब जाते हैं तो ऐसे प्रदेश में बस जाती है, चारों तरफ पहाड़ी, कहीं कोई इंसान का बस्ती का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है बाप रे ये दूसरे ग्रह पर हम आ गए, कहाँ जा रहे, कोई दिखाई नहीं देता है। घर दुकान तो दूर की बात है, चलने वाला आदमी भी नहीं। तो ऐसा कैसा यहाँ पर रोड बनाए हो गए, ये भी अचरज होता है। और इतने, कभी आप में से आगे हमारे बीच में नाफड़े भाऊ है भोपाल से, तो पचमढ़ी नाम की जगह उनको पता है। अब तो विकास हो गया होगा तो स्थिति बदल गई होगी सारी ही, हैबिटेंसी की भी, रोड की भी। लेकिन उस समय में मतलब इतने सटीक, निरुंद, नैरो रास्ते कि कई बार 2 या 3 पहिए पर ही 4 पहिए में से आपका वाहन होता है। वहाँ का वाहन चलाना, पचमढ़ी नाम की जगह है मध्य प्रदेश में। उस समय ये बात थी कि वहाँ जाने के लिए उनके ही वाहन लेने पड़ते थे, जो कि बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। जैसा कहते हैं हिमाचल प्रदेश में बाहर का आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है, वहीं के लोगों को गाड़ी चलाना आ सकता है, नहीं तो ये तो कोई कांड कर देंगे। तो प्रैक्टिकली इतना डर लगता था कि भाई हम गाड़ी रुको, हम चल के आते हैं बोलने की नौबत। ऐसे पहाड़ में इतना नैरो सटीक, इतना रास्ता, और उसमें भी जगह जगह पर, जिसको हेयर बैंड कहते हैं, ऐसे घुमाव, घाट इतना खतरनाक। यहाँ पर जो वर्णन दिया है, कभी एकदम चढ़ाव, कभी एकदम उतार, और उसमें भी जगह जगह पर नुकीले बैंड से घुमाव है, गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, और एकदम निरुंद रास्ते हैं। इतना खतरनाक होता है, थोड़ी सी भी गलती, खाई में गई जान गाड़ी। ऐसी स्थिति में तो कई बार गाड़ी पूरे चारों पहिए पर भी नहीं रहती है, एक पत्थर के ऊपर गाड़ी टिके हुई है, एक पहिया। ऐसी स्थिति में भी ये प्रवास होता है। तो ऐसी खतरनाक स्थिति में ये लोग अभी खार के पीडब्ल्यूडी बंगलों में या डाक बंगलों में रहने के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर नीलू ने इसका वर्णन किया है, इतने निरुंद, सटीक, नैरो, इतने तकलीफदायी, टॉर्चरस। अभी पहाड़ पर चढ़ रहे, अभी उतर रहे, एकदम स्लोप में, खतरनाक स्लोप, और उसमें भी जगह जगह पर इतने सटीक ऐसे घुमाव थे, सांस रोक के बैठना पड़ता था, ऐसे घुमाव थे ऐसे जगह पर। मतलब ये पुरुषों के ये वर्णन है, तो महिलाओं की स्थिति उस समय देखिए क्या होगी। At certain points, Mani recalled, the bus just barely made the climbs. किसी किसी जगह पर वो कहती है किसी तरह से जस्ट बस ऊपर चढ़ गई। अगर ऐसी जगह फेल हो जाती है ना, तो पूरा नीचे आ जाने में देर नहीं लगती, जो कि भयावह होता है। उसमें मिसहैप, दुर्घटना और होती है। A loud and angry noise was the sound of its effort struggling up the hills and huge steep valleys. एकदम ऐसा खड़ा चढ़ाव जिसको कहते हैं ना, सीने पे खड़ा चढ़ाव। ऐसा स्लोप है तो ठीक है, सीने पे खड़ा चढ़ाव पर बस चढ़ाना मुश्किल बात है। जैसा कि सिंहगढ़ का चढ़ाव जो है, आपने अगर देखा होगा, खड़ा चढ़ाव, सीने पर खड़ा चढ़ाव रहता है। अभी तो थोड़ा वो सुधर गया है, लेकिन तो वो कहती बस एक आवाज करती है ऐसे चढ़ने में। तो मनी ने उसका वर्णन दिया, ऐसा लिखा है। और इसके सहारे जो प्रयास है, संघर्ष है, कि इतने प्रचंड पहाड़ पर चढ़ना, टीले पर चढ़ना, और एकदम गहरी खाई में उतरना,
इसको देख के वो अपनी सांस से रुक के कैसे भी अंदर जान मुट्ठी में लेके सभी बैठे हैं। और उस हालात में अब उनको लगता है अब ठीक होगा कि तब ठीक होगा, प्रदेश आएगा, भूसपाट आएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा। तब महिलाओं ने ये उच्चारण किया, ये सब कब खत्म होगा, When will it end, we were thinking। तब वो कहती है, हम सोच रहे थे भगवान ये अब कब खत्म होगा, इतना टॉर्चरस जो है परेशान करने वाला रास्ता कब खत्म होगा। केवल 30 मील की दूरी, लेकिन उनको इतना उसमें दिक्कत आई और इतना समय लगा, इतना भयानक प्रवास था वो। The climb to 5,600 feet above sea level was too much for the bus, and RH had to stop because of engine problems half an hour later। ये ब्लू बस की अपनी एक शेवरलेट का उसका इंजन था, उसकी अपनी कैपेसिटी थी 5,600 ऊंचाई, समुद्र तल से भी ऊपर 5,600 फीट की ऊंचाई के लिए ये बस नहीं बनी थी। वो गाड़ियां अलग रहती है, इसीलिए शायद बाबा ने ये काम एरच को दिया था। और वो जो घटना मैंने शुरू में ही आपको बताई ये इसके बाद में हुई है होना ही था, तो उसका ब्रेकडाउन तो होना ही होना था, कोलैप्स तो होना ही था। पर कब हुआ, पहुंचकर हुआ, अगले दिन हो गया। हाँ, तभी नहीं हुआ, तभी तो हिम्मत से ये रच डटा रहा। और 5,600 की ऐसी हाइट पर उसके दूसरी बार फिर बस के इंजन ने प्रॉब्लम दिया। बाबा हैंडेड आउट बॉइल्ड एग्स एंड बनानास while everyone waited until the problem could be diagnosed and were we hungry। तो सभी लोग भूखे थे। और जब तक अब ये वहां पर कोई आएगा नहीं आपकी मदद के लिए, ये कोई क्या कहे आजकल क्या है, टूइंग वैन आती है, कहाँ से आएगी टूइंग वैन, या कोई मैकेनिक, संभव ही नहीं। तो हमारे ये डॉक्टर डॉन्किन ये स्वयं ही सेल्फ सफिशिएंट मैकेनिक्स थे। ऐसे ऐसे हालात में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को ये खुद ही सॉल्व कर लेते थे। तो जब तक एरच इंजन को ठीक करे तो बाबा ने ये सभी भूखे लोगों को उबले हुए अंडे और केला दिया। अब ये कॉम्बिनेशन कभी किसी ने खाया है तो बताओ हाथ ऊपर करके मैं तो अंडे खाती नहीं है, लेकिन जो कोई अंडा खाता है, अंडे के साथ केला किसी ने खाया है? पिछली बार ऐसा ही हमने क्या देखा था, बाबा ने क्या दिया था उनको, प्याज और क्या एक साथ दिया था, याद है क्या? इसी बस टूर में हमने देखा था, है ना, प्याज के साथ केला दिया था, ऐसा कुछ है। तो एनीवे तो बाबा ने, सभी भूखे थे, तो भूखे का जो भी सहारा है, तो उबले अंडे और केले बाबा ने सबको दिए, सब भूखे थे। मनी लिखती है, they continued on after the repair had been made and found that although the roads were poor they were relatively dry। तो मनी लिखती है कि जब बस ठीक हो गई तो आगे वो चले और फिर उन्होंने देखा कि रास्ते भले बहुत खराब थे, लेकिन अच्छा है कि यहाँ रास्ते अभी सूखे हैं। जैसे कि या दैट इज अगेन अनदर, यस, आइसक्रीम विथ लहसुन चटनी है ही, वो तो ट्रीट थी। लेकिन ऐसे ही रास्ते में चलते चलते, ये ब्लू बस में, सेकेंड ब्लू बस में हमने पढ़ा था इसको, प्याज के साथ केला ही दिया कि क्या दिया था, प्याज था ये तो पक्का, उसके साथ कुछ दिया था। एनीवे तो मनी लिखती है कि रास्ते यहाँ पर सूखे थे, ये अच्छा हो गया। और वो लिखती है, द व्यू वॉज लवली, माउंटेन formations in endless ranges of subtle colors in many shades like the tints in the mother of pearl, sunshine at last, the flocks of sheep on the barren hills। देखो उसमें भी वो जीवन, सौंदर्य जीवन का कैसे ढूंढते थे। इतनी हालत में मनी इतना सुंदर वर्णन करती है, लेकिन इसके बावजूद रास्ते खराब थे, सब मुश्किल था, लेकिन वो कहती इतना सुहाना दृश्य था कि जब ये पहाड़ों की ऐसी रेंज परत दर परत दिखती है ना, उनकी ऐसी स्टेप्स, वो देखना बड़ा सुहाना लगता है। कभी आप बॉम्बे या ठाणे से अगर अहमदनगर जाओ तो मार्शेस घाट में ऐसे है। अब तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा नज़ारा उसमें आपको दिखाई देता है। ऐसे जो परत दर परत जो रहता है, तो वहाँ पर वो लिखती है कि ये पहाड़ों के जो बनते हैं ना पहाड़,
तो ऐसा एक उसके ऊपर एक, जैसे महिला अपनी साड़ी के या आगे का पोर्शन को हम नीरी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मालूम नहीं, वो कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक घड़ी रहती है, तो ऐसे घड़ी में वो पहाड़ बिठाए ऐसा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। और उसमें विविध रंग की छटाएं हैं और एकदम हल्का हल्का वो रंग रहता है, वो रंग बदलते जाता है, कभी हरा है, कभी नीला है, कभी भूरा है, तो कभी दूसरा सफेद रंग है। तो ऐसे विविध रंगों की छटाएं भी उसमें दिख देती है। जैसे कि मदर ऑफ पर्ल, मतलब एक शिंपले में रहती है हल्की हल्की छटाएं, और वो जैसा कि एक शिंपला है, क्योंकि जब वही पहाड़ इस तरह से आता है तो वास्तव में एक सुंदर शिंपला मदर पर्ल जैसा आकार उसका होता है। और अब सूरज डूब रहा है और काफ़ी जो भेड़ बकरियां उनको दिखाई दे गई अभी, और वो बैरन हिल है, मतलब वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं, वहाँ पर कुछ बकरियां उनको दिखाई दी, उसका वर्णन मनी ने किया है। मेहरा टू रिमेम्बर द ड्राइव, इस ड्राइव के बारे में मेहरा क्या लिखते हैं, द माउंटेन्स वेयर सो ऑ इंस्पायरिंग, वो कहती है कि बहुत उत्तेजक, बहुत सुहाने पहाड़, देखने को बहुत सुंदर था। द बस लुक लाइक अ मैच बॉक्स इन कंपेरिजन, इन पहाड़ों के हिसाब से उस पर चढ़ने वाली बस, क्योंकि ये कार में थे और वो बस को दूर से देख रहे थे, तो ये पहाड़ियों पर चढ़ने वाली बस एक मैच बॉक्स जैसे दिखती थी, काड़े पीटी क्या कहते हैं हिंदी में, तिल्ली की डब्बी जैसा दिखती थी। इट वॉज अरी ऑल्सो नो लाइफ, लेकिन ये भयावह भी था, क्योंकि नो लाइफ, नो ट्रीज, नो पीपल, वहाँ कोई जीवन का कोई भी संकेत नहीं था, ना लोग थे, ना पेड़ पौधे, ना घास की एक पत्ती थी। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैंस लैंड, Baba's caravan reached the Dak bungalow at Khar at 5 p.m., having averaged barely 10 miles an hour. 30 मील की दूरी पर था, 2:30 निकले हैं, 5 बजे ये वहाँ पर खार नाम की जगह पे डाक बंगलों पर पहुँच गए। घंटे में 10 मील की दूरी केवल उन्होंने किसी तरह से पार की थी। जाहिर था, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदेश और रास्ता था। They had been on the road for 10 hours and had crossed 6 bridges. अब ये रोड पर चलते हुए उनको 10 घंटे हो गए थे, इसमें उन्होंने 6 ब्रिजेस पार किए थे। द 7th had been washed, और 7वां तो यहाँ पर चला गया था, धुल गया था। 2 at great risk to life and limb, और 2 ब्रिज जो थे ये बहुत ही मतलब जानलेवा ब्रिज थे। द बिग हैड गॉटन स्टक एट लीस्ट 3 times, 3 बार तो ये कार धस गई थी, फंस गई थी। द बस एट लीस्ट ट्वाइस, हमेशा बस ज़्यादा होती थी, तो इस बार बस ने अच्छा सहारा दिया। बस ओके, थैंक यू। तो उनका वीडियो चालू है, हम उनको पिन अप करते। थैंक्स मेहर प्रसाद गांगड़े सर, थैंक यू। हाँ, मैं भूल ही गई, गांगड़े सर है ना अपने वहाँ पर आप अपना वीडियो चालू रखिए ना गांगड़े सर। अरे 1 मिनट, हाँ। हमारी
तकलीफ दे रही। सर आप चालू रख सकते हैं, हम आवाज बंद करेंगे। गांगड़े सर, हाँ। थैंक यू गांगड़े सर फॉर शोइंग धोनी लाइव। जय बाबा। अगर चलता रहे तो हम लोगों को खुशी है। आगे हम पढ़ते हैं। जय बाबा। बढ़िया है ना, बाबा ने दर्शन दे दिया धोनी का बैठी जगह। सो 5 बजे ये खार के डाक बंगलों में लोग पहुंच गए। 6 ब्रिजेस उन्होंने क्रॉस किए थे और उसमें से 2 जो जानलेवा थे। 3 बार कार जो है फंस गई थी, बस 2 बार फंस गई थी और दोनों गाड़ियों में इंजन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। मनी रिक्वायर्ड 5 पेजेस फॉर हर डायरी एंट्री डेटेड फ्राइडे March 7 in order to adequately describe the day's thrilling events। हालांकि मनी एकदम शॉर्ट में सब लिखती थी जैसा हमने देखा, लेकिन इस घटना को लिखने में उनको 7 पेजेस लगे उनकी डायरी में। उस दिन के पूरे ये रोमांचकारी घटनाओं को विदित करने के लिए उसकी डायरी में 7 मार्च शुक्रवार के दिन ये डायरी के में एंट्री है। सॉरी यहाँ पर और एक फुटनोट है वेरी कोल्ड, जो मैंने स्पीकर गया यहाँ पर जो नो मैंस लैंड और इसके बारे में मेहरामाई जो विदित करती है इस घटना को, उसके बारे में एक फुटनोट है, वो बहुत महत्वपूर्ण कुछ हिस्सा है उसका, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। On one occasion, Mani recalled, Baba turned around and gesturing at the surrounding countryside said to me, मतलब मनी को, you see all these mountain ranges? Father walked all this on foot, looking for me. I will never forget the expression on Baba's face as he said this. Mehra Meher, page, volume 2, page number 148। तो मनी लिखती है, जब ये ऐसे प्रदेश से गाड़ी उनकी जा रही थी, बाहर वो माउंटेन का नज़ारा देख रहे थे, तो बाबा आगे बैठे होंगे, मनी पीछे होगी, तो उसकी मनी की तरफ, उनकी बहन है ना आखिर, उसको देखकर बाबा मतलब संकेतों से बोल रहे हैं, अब तुम जो पहाड़ियाँ देख रही है, इन पहाड़ियों पर अपने पिताजी पैदल चले। अपने पिताजी मतलब बाबा और मनी के पिता शेरियार जी। तो कितना अद्भुत और सुंदर है ये कैसे, वो सर्वज्ञ है, वही जानता है कि उनके पिताजी कहाँ कहाँ गए। ऐसा प्रदेश कि जहाँ आदमी जा नहीं सकता है, गाड़ी में दल में भी, वहाँ अकेले शेरियार जी पैदल चले हैं इस पूरे प्रदेश से, बाबा कह रहे हैं मनी माई को। और बाबा का चेहरा जो व्यथित व्याकुल, ये अलग था उस समय चेहरा। मनी कहती है उस समय बाबा के चेहरे पर जो भाव थे वो मैं जीवन भर नहीं भूली। That is so beautiful. Looking for me, ऐसे प्रदेश में ईश्वर, looking for me बाबा कहते हैं, मुझे ढूंढने के लिए, मतलब ईश्वर की खोज में ऐसे प्रदेश में अपने पिताजी पैदल चले, बाबा मनी को कह रहे हैं। और मनी कहती है आई विल नेवर फॉरगेट एक्सप्रेशन ऑन बाबा's फेस एज ही सेड दिस। जब ये उन्होंने कहा तो बाबा के चेहरे पर जो भाव थे वो मैं कभी भूल नहीं सकती, मनी कहती है। आगे चलते हैं। The desolate settlement of Khar Fortress was located
about a mile from the British hill station of Fort Munro. Otherwise, there was no apparent human habitation nearby. तो यहाँ फोर्ट मुनरो नाम का एक किला था जो कि ब्रिटिश वहाँ पर रह रहे थे, उनका हिल स्टेशन वहाँ पर था। इससे ये गढ़ी कह सकते, किला नहीं, फोर्ट का, इस फोर्ट्रेस कहा है। तो ये खार की गढ़ी जो है एकदम निर्मनुष्य इलाके में थी और केवल 1 मील की दूरी उसमें और मुनरो किले में थी। वहाँ पर मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं था। Margaret recalled that the bus stopped at a small building on one side of the road, which turned out to be a British Army outpost. तो मार्गारेट क्रास्ट लिखती है कि रास्ते में बस रुकी और वहाँ पर छोटी बिल्डिंग थी रोड के किनारे, वो ब्रिटिश आर्मी का आउटपोस्ट था। A red-faced colonel came to look at the bus and at the sight of its cargo of women looked as if he might at any moment be seized with a fit of apoplexy. तो वहाँ पर लाल चेहरे का एक ब्रिटिश कर्नल बाहर आया, उसने बस को देखा और बस के अंदर की महिलाओं को उसका चेहरा ऐसा हो गया उनको देख के कि मनी कहती है ऐसा लग रहा था कि किसी समय उसको मिर्गी आ जाएगी मतलब फिट आ जाएगी या ये बिनसुध हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि आश्चर्य का झटका इसका जोर से था उसको महिलाओं को ऐसे प्रदेश में देख करके। Despite the British presence, the countryside was populated, albeit sparsely, by fierce local tribes, not known for hospitality to outsiders, and the colonel warned Baba not to allow anyone in his party to wander outside the boundaries of the settlement. तो वहाँ पर भरे ब्रिटिश लोग थे, इसके बावजूद वहाँ मनुष्य बस्ती बहुत कम थी, क्योंकि वो लोग हैं किसी की दरखास्त नहीं लेते थे, बिल्कुल केयर नहीं करते थे और जो भी बाहरी प्रदेश का आदमी है इसको जान से मारने की उनकी वहाँ के प्रसिद्ध थे। वो ऐसे कई जमात है, आदिवासी वगैरह ट्राइब्स है, जहाँ बाहर का आदमी आया तो वो कुछ, एक तो भाषा का भी आदान प्रदान का प्रॉब्लम रहता है, उसको वो जिंदा मार ही देते हैं, ऐसा उनका हॉस्पिटैलिटी रहता है कि बाहर वाले को दफना दो। और इसलिए वो जो कर्नल है उसने बाबा को वार्निंग दिया, किसी भी हालत में बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर एक भी महिला को जाने नहीं देना। The views from Khar were splendid, with a picture all around of the mountains and lake and blossom trees, and despite the fearsome reputation of the locals as highway robbers, their towering figures and striking features made a deep impression on Mani. तो मनी लिखती है कि वहाँ पर खार जो जहाँ पर वो रुके थे वहाँ से बाहर का जो दृश्य था बहुत सुहाना था, सुंदर माउंटेन रेंजेस थे, तालाब थे और एकदम सुंदर भली फूली पेड़ थे, बागान थे और यहाँ का जो रेपुटेशन है ये यहाँ के स्थानीय लोगों का, हाईवे के डकैतों का, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग दिखने में बड़े सुंदर है। मनी लिखती है एकदम लंबे चौड़े और उनके फीचर्स बहुत सुंदर है, नाक नक्श एकदम शार्प है। मनी लिखती है As our bus pulled up to the dark bungalow in Khar, Rano recalled, we saw the caretaker, a huge, towering Baluchi, in his fan-like turban and a big moustache. तो रानो गेले लिखती है, जैसे ही हम खार के बंगलों में गए तो वहाँ का जो अटेंडेंट था, केयरटेकर था, तो उसको हमने देखा, वो एक स्थानीय बलूची था, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा था, धिप्पाड़ था एकदम। ये लोग बहुत रहते, पहाड़ के पहाड़ी लोग, एकदम लंबे चौड़े धिप्पाड़, आजकल ऐसे दिखाई नहीं देते। टॉवरिंग, बहुत ही लंबा था
और उसका जो पगड़ी थी ये फैन के जैसे ऐसे घुमा के वो रखते हैं, उसकी डिजाइन करते हैं वैसे थी, और बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी. We all stared as 5 foot 3 inch Kitty, undaunted and taking the situation as a matter of course, walked up to the guide and in her Marathi, of which he could not understand a word, began explaining our requirements. तो वो लिखती है, हम सब 5 फीट 5.3 वाले थे, किटी उसमें से थोड़ी लंबी थी, तो वो सीधा उसकी तरफ गई और उसके साथ वो मराठी में बात करने लगी. किटी देवी जो है उसने भाषाओं का प्रयोग करना उसकी क्या थी, हॉबी थी, उसको रुचि थी कई भाषा सीखने में. थोड़ी उसने मराठी सीख ली थी, तो ये पगड़ी वगड़ी वाले देख के उसके साथ वो मराठी में बात करने लगे कि हमें क्या क्या जरूरत है, जिसमें से उसको एक शब्द भी समझा नहीं. जाहिर है बलूची मराठी कैसे समझेगा. मेहरा ऑल्सो रिकॉल्ड द इंसिडेंट. इस घटना को मेहरा भी याद करती है. वो लिखती है, बाबा टोल्ड किटी टू टेक मी अप क्विकली टू द बंगलो. Mani was a little way behind us, so Kitty and I were the first to enter the house. तो यहाँ पर मेहरा लिखती है कि बाबा ने किटी देवी को बोला कि मेहरा को जल्द से अंदर बंगले में लेके जाओ, क्योंकि किसी की नज़र से बचाने के लिए. और मनी थोड़ी सी मेरे पीछे थी, मेहरा लिखती है, इसलिए मैं और किटी ही पहले उस बंगले में हमने प्रवेश किया. In this, मेहरा लिखती है, in this very isolated place, a Pashtun, very well dressed and wearing a nicely ironed and folded snow white turban, came forward and spoke to Kitty in Urdu. तो मेहरा लिखती है कि ऐसे निर्मनुष्य प्रदेश में एकदम अच्छे रख रखाव कपड़े पहना हुआ, कड़क इस्त्री वाले कपड़े पहना हुआ और एकदम सफ़ेद पगड़ी पहना हुआ जो पश्तून है, वो हमें सामने आया धिप्पाड़ सा, और किटी के साथ वो उर्दू में बात करने लगा. मेहरा आगे लिखती है, I knew some Urdu, but I did not speak to men. Kitty spoke none at all. So she spoke to him in Marathi. So he was speaking Urdu to Kitty and she was speaking Marathi to him. अब मेहरा कहती है यहाँ एक फनी इंसिडेंट कि मेहरा को उर्दू आती थी, लेकिन उसको आज्ञा थी कि पुरुषों के साथ बात नहीं करना. वो जो था पश्तून, वो उर्दू में बात कर रहा था, मेहरा उसको समझ रही थी, लेकिन किटी उसको समझ भी नहीं रही थी और उसके साथ मराठी में बात कर रही थी. तो वो उर्दू में बात कर रहा था किटी से और किटी उससे मराठी में बात कर रही थी. दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे किसी को भी पता नहीं था, लेकिन दोनों बातें मेहरा समझ रही थी, लेकिन मेहरा बोल नहीं पा रही थी. So he was speaking Urdu to Kitty and she was speaking Marathi to him. And neither of them understood a single word that the other was saying. That night's supper consisted of boiled dal with onions and naan, but the women were famished and grateful for its nourishing simplicity. तो उस रात को उनको उबली हुई दाल और उसके साथ प्याज और नान दिए गए, लेकिन इसके लिए भी महिलाएं बहुत खुश थी, क्योंकि जब से वो निकले थे ठीक से खाने का कोई निशान ही नहीं था. वो प्रदेश ही ऐसा था कि ना वहाँ पर खाने का नहाने का कोई सुविधा उनकी प्रॉपर थी. तो इस प्रकार से सादगी भरा खाना भी उनको बड़ा पसंद आया. Most of the dry provisions that were transported on the roof of the bus were soaked and had spoiled. तो जितना भी खाने का सामान उन्होंने साथ में सूखा सामान लिया था, जो कि बस की टप पर ऊपर लदा था. हमने जैसे देखा कि भारी बारिश थी, उसके कारण सारा सामान भीग खराब हो गया था, खाने लायक नहीं था. The women's bedrolls were sodden as well, and they had to spend their first night in car, huddled in chairs or else stretched out on tabletops and the cold, drafty floor. उनके सारे बेडरोल जो है सारे भीग गए थे, जो कि बस के ऊपर लदे हुए थे. तो उस रात को उस बंगले में
या तो उन्होंने अपने आप को कुर्सी में बैठ के रात बिताई, या तो ठंडी ठंडी फर्श पर ऐसे ही, इतनी ठंड है वहाँ पर बलूचिस्तान की, तो ठंडे फर्श पर वो ऐसे सोए, या तो कोई अपने टेबल के ऊपर सो गया. Despite the discomfort, they split soundly after their grueling adventures. इतनी ठंड थी, सोने को बिस्तर नहीं था, फर्श पर, टेबल पर, कुर्सी पर, लेकिन वो गाढ़ निद्रा सो गए, क्योंकि पूरे दिन की थकान थी और इतनी सारी यातनाएं उन्हें पूरे प्रवास में झेली थी, उसके कारण वो तुरंत निद्राधीन हो गए. The women awoke to frigid temperatures on the morning of the 8th, but the sun was bright, and as they were spending 2 more nights, they unrolled their bedding to dry outside. अब यहाँ पर उनको 2 रात और बितानी थी. अगले दिन देखा वो उठ के तो बहुत ज़्यादा अधिक ठंड थी, लेकिन सूरज चमक रहा था, उनको और 2 दिन रुकना था, तो इसलिए उन्होंने अपने बेड रोल्स बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिए. The mountaineer gave all of us huge appetites, Rano recalled, and they dined on more fresh hot naan and dal. तो वो पहाड़ में हवा ऐसी थी कि वो उनको बहुत अधिक भूख लग रही थी, और इसके लिए गर्मा गर्म नान और दाल उन्होंने खाई. Later they took a walk around the bungalow compound with Baba. इसके बाद में बंगलो के कंपाउंड के अगल बगल में बाबा के साथ उन्होंने एक राउंड लगाया. बट आफ्टरवर्ड मार्गारेट रिकॉल्ड, बाद में मार्गारेट इसके बारे में लिखती है, द वेदर चेंज्ड टू ए काइंड ऑफ ड्रिजल एंड देयर वाज नथिंग टू ऑक्यूपाई द टाइम. I was sitting gloomily on the edge of a low wall when Baba came along and sat beside me. He sat there for a minute or two and then, to my surprise, spelled out on his board, If I asked you to, would you die for me? तो मार्गारेट लिखती है, लेकिन ये वातावरण ऐसा सनी शाइनी ज़्यादा देर नहीं रहा. बूंदाबांदी शुरू हो गई और एकदम जैसा रहता है ना, बादल आ जाते हैं, थोड़ा ग्लूमी जैसा निराशाजनक ऐसा वातावरण हो गया. और इसमें मार्गारेट देखो अपने घर से, प्रदेश से दूर थी, इतने हालात में थी, तो होता है कभी कभी. तो वो ऐसी निराशा से एक आधी दीवार थी उसके ऊपर बैठी थी, और अचानक बाबा उसके पास आ गए, उसके बगल में बैठ गए, और उसे बहुत आश्चर्य लगा. बाबा ने अपने अल्फ़ाबेट बोर्ड पर लिखा और मार्गारेट से पूछा, तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? सी सिचुएशन. हाँ, क्या लिखा बाबा ने, क्या पूछा मार्गारेट से, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? अब देखो क्या हुआ इसके पश्चात. दिस शुक मी अप. अच्छा, कोई ध्यान देना, अगर शालिनी या कोई जुड़ता है और हमको धुनी दिखाता है तो. ओके, दिस शुक मी अप. आफ्टर पॉज आई सेड, आई शुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन ट्रूथफुली एंड नॉट जस्ट इमोशनली. विल यू गिव मी हाफ एन आवर टू सेटल इट इन माई माइंड. तो ये ऐसी निराश होके बैठी थी, ये सवाल से वो हिल गई, और फिर थोड़ी देर के बाद वो आश्चर्य से इतने डूब गई, और रुक के उसने बाबा से बताया कि इस सवाल का जवाब देने में जो कि सत्यता पूर्ण जवाब होगा और सही होगा, केवल भावनावश होके मुझे इसका जवाब देके चलेगा नहीं. तो भावविवश होके न होके सत्यता से अगर ऑनेस्टली मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा. तो बाबा से वो मार्गारेट कहती है कि इसको मेरे मन में ठीक से समझने के लिए, सेटल करने के लिए, मेरा मन तैयार करने के लिए तुम मुझे आधा घंटे का टाइम दे सकते हैं? बाबा वेंट अवे एंड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर ही रिटर्न. बाबा चले गए, आधे घंटे के बाद बाबा आ गए वापस उसके पास. सैट डाउन एंड स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स क्वेश्चनिंगली. तो उसके पास बैठ करके बाबा ने पूछा, ऐसा क्या जवाब है तुम्हारा, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकती हो? देखो कैसा जवाब है. एरश होता तो क्या बोलता था, विथ यूर विल एनीथिंग इज पॉसिबल. तुम्हारी कृपा से सब कुछ संभव है, दे दूंगा कहता था, है कि नहीं? पर ये मार्गारेट है, पाश्चात्य महिला. वो कहती है, आई वॉज थैंकफुल टू बी एबल टू से यस एंड टू हैव नो डाउट्स इन माई माइंड.
सुंदर, अति सुंदर। तो मार्गारेट कहती है, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं बाबा को यस, हाँ में जवाब दे पाई। यस बाबा, मैं आपके लिए मेरी जान भी दे सकती हूँ, और इसके लिए मेरे मन में अब कोई शंका नहीं थी। सो अद्भुत। बाबा वॉज प्लीज्ड विथ हर रिस्पॉन्स। जाहिर है, तो इसकी इस भले देर से दी, सोच समझ के दी, लेकिन आधे घंटे बाद जो उसने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, इसके लिए इससे बाबा बहुत खुश हो गए। वो थोड़ी तुम्हारी जान मांगते हैं, ये तो प्रतीकात्मक है ना। या और वैसे ही किया आगे, जैसा बाबा ने कहा वैसा जीवन मार्गारेट ने व्यतीत किया। इतनी मशहूर थी, उसका अपना बैले स्टूडियो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी मालिकाना वो था, तो सब बेच-बाच करके वो आई थी। और बाद में उसको बाबा, अब देखेंगे आगे यहाँ आएगा कि नहीं मालूम नहीं, तो बाबा ने जब सभी ये काम उनका जो भी खत्म था 42 के अंत में, उनको जाने को कहा, वो भी उसका नहीं, दूसरे देश में जाके वहाँ पर क्लासेस लेके रहने के लिए, तो उसको बहुत वापस से नई शुरुआत करना है किसी भी प्रोफेशन में, ये खाने की बात नहीं है। लेकिन वो भी उसने सब सहा। इसका किताब होगी कोई तो भी, गांगड़े सर नहीं है अभी कि है, तो वो लिख देंगे कौन सी किताब है मार्गारेट क्रास की। स्टिल डांसिंग विथ लव एंड डांसिंग विथ लव, ऐसी उसकी किताबें हैं, तो उसमें ये सारा जिक्र होगा ऐसा मैं समझती हूँ। In the evening, Baba and the women gathered around a wood fire that Kitty had made in the main room, talking of convoys and Quetta and many amusing things, ice cream and perfume, etc. तो शाम को उन किटी देवी ने मेन रूम में लकड़ी का आग जलाई थी। वुड फायर ने, फायर फर्नेस वगैरह आम बात है विदेशों में वगैरह, ठंड से बचने के लिए करते हैं। और उसके इर्द गिर्द सब वहाँ बॉन फायर जैसा है ना, तो बॉन फायर या बॉन फायर, तो वैसा उन्होंने किया। और उसके बारे में क्वेट्टा वगैरह के वहाँ की अद्भुत चीज़ें, वहाँ का आइसक्रीम, वहाँ का परफ्यूम, ऐसी सब बातें आम चल रही थी। और वो कहती हैं, वी ऑल सैट नियर बाबा। Rano later remains, it is impossible for me to put into words the feeling of those quiet, intimate times. कोई भी नहीं है, अब इनको करना कुछ भी नहीं, शांति से। तो रानो लिखती है, उस अग्नि के पूरे इर्द गिर्द बाबा के साथ हम जो बैठे थे, उस समय का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। वो जो शांत और बहुत इंटीमेट आपसी प्रेम, आस्था का जो अपनापन का जो बाबा के साथ शांत समय था, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। During his brief halt in Khar, Baba dictated another circular with clarifications to the one he had sent out from Jaipur, addressing his ongoing seclusion and plans to break his silence later in the year. पिछले बार हमने पढ़ा था कि जयपुर से एक सर्कुलर प्रसिद्ध हुआ था, तो उसके बारे में बाद में खार में ही बाबा ने जो थोड़े दिन वहाँ पर वो रुके थे, तो इस सर्कुलर के बारे में बाबा ने और स्पष्टीकरण दिए थे, जो कि उन्होंने जयपुर से भेजा था ये सर्कुलर। और उसमें आने वाला जो एकांतवास के बारे में, जो हम देखेंगे अभी इसमें भी पढ़ने वाले हैं, तो आने वाले एकांतवास के बारे में बाबा ने उसमें और ज़्यादा स्पष्टीकरण दिया था। उनके मौन खोलने के बारे में भी बाबा ने इसमें स्पष्टीकरण दिया था उसी साल। और आगे देखेंगे कि बाबा ने क्या स्पष्टीकरण दिया था, वहाँ दिया है। बाबा के शब्द हम पढ़ेंगे जो भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं, I'll speak on the 1st of August 1941, the divine word. This is very important. कान खोल के सब लोग, all present, मुझे फटाफट चाहिए, सब लोग कान खोल के। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने अपने मौन के बारे में क्या लिखी है, उसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ, अटेंड एवरीवन। बाबा कहते हैं, आई विल स्पीक ऑन द 1st August 1941 द डिवाइन वर्ड। आगे महत्वपूर्ण शब्द है, टू माई सेल्फ। व्हाट इट सेज, टू माई सेल्फ एंड इन माई सेल्फ। मैं अपने आप से ही और अपने अंदर में ये शब्द बोलूँगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर मी। इट वॉज न्यू, मुझे नहीं मालूम, आप लोग जानते हैं।
बाबा ने कहा देखो मैं बोलूँगा देट, वो सब जाने दो, वो कॉमन है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या कही बाबा ने, ऐसा दैवी शब्द मैं अपने आप से ही बोलूँगा और अपने आप में अपने मन में ही बोलूँगा। तो वो बाबा ने बोला होगा, मैं अगर मेरे मन में अभी मैंने कुछ बोला, आपको सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। अगर हम मन ही मन बोलते हैं, उसका उच्चारण हम जोर से नहीं करते, तो सामने वाले को कैसे सुनाई देगा? इसलिए बाबा ने वचन दिया और निभाया नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना मौन के बारे में। आगे से अगर कोई आपको बोलता है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। बाबा ने कहा है कि 1 अगस्त 1941 को ऐसे शांत क्षणों में बाबा ने सोच विचार करके लिखा है, मैं वो दैवी शब्द अपने आप से ही और अपने आप में ही कहूँगा, डिवाइन वर्ड टू माई सेल्फ। मतलब किसी और को बताना है तो आदमी जोर से बोलता है, जैसा मुझे, मैं चाहती हूँ आप सुने तो मैं जोर से बोल रही हूँ। कभी हम मन ही मन बोलते हैं और कभी साइलेंस में अंदर ही अंदर बोलते हैं। इसलिए बाबा का शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर, द डिवाइन वर्ड टू माई सेल्फ एंड इन माई सेल्फ। मैं अपने ही अंदर में और अपने आप से ही मैं वो दैवी शब्द बोलूँगा। थैंक यू मेहर प्रसाद, आपका ध्यान है यहाँ पर। चलो मैं यस कहाँ है? एक मिनट, हाँ मैं पिन टू एवरीवन कर रही हूँ। हाँ आ गया, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू शालिनी। जय बाबा, बहुत बढ़िया। तो प्लीज रिपीट। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात धुनी के सामने आज हो रही है। अब कोई वो बंदा दर्शन कर रहा है ब्लैक वाला, वो हट जाएगा तो हम धुनी देख पाएंगे। एंड मेनी मेनी थैंक्स टू शालिनी, जय बाबा। धुनी बता रहे हैं मेहराबाद से, आज धुनी डे है 12 जनवरी और 2026 की पहली धुनी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और अभी थोड़ी भीड़ दिखाई दे रही, शायद वो दूर से कैप्चर कर रही है। हाँ अब दिखाई दी, ये वही रहना। थैंक यू। धुनी गई, राइट में गई। बस बस ये फोकस और एनहांस कर लो तो आ गया। थैंक यू फॉर धुनी। हम लोग धुनी देख रहे हैं और धुनी को देखते बाबा के शब्द महत्वपूर्ण हम करेंगे उच्चारण। बाबा ने कहा, आई विल स्पीक ऑन द 1 अगस्त 1941 the divine word to myself and in myself, the word of the will of God that will begin the resurrection of the dead world and start the general adjustment of the world. और यह सत्य है, यही हुआ है। उस समय जो स्थिति थी 1941 में, उससे आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। 42 में बाद में युद्ध, 42-45 में युद्ध खत्म हो गया 42 में। थैंक यू शालिनी जी। शायद हमारी आवाज़ के कारण उन्होंने जल्दी बंद किया, या और कोई भी तो वहाँ खड़ा रहना नहीं दिया होगा। थैंक यू सो मच। जय बाबा। तो बाबा कहते वो दैवी शब्द मैं अपने आप से अपने अंदर बोलूँगा, ये ईश्वर की इच्छा का वर्ड होगा, द वर्ड ऑफ द विल ऑफ गॉड। ईश्वर की इच्छा का वो शब्द होगा, जिससे कि ये मृतवत जग है, इसका पुनरुज्जीवन होगा। साइकिल खत्म हो गई, नया तो साइकिल खत्म दूसरे अर्थ से है। ये मृतवत जग खत्म हो गई, उसका खत्म नहीं हुआ, उसका पुनरुज्जीवन होगा और एक पूरे विश्व में नए एडजस्टमेंट नए तरीके से शुरू होगा, जैसे कि हम देखते यूनो की स्थापना हुई वगैरह। आगे बाबा लिखते हैं, This speaking to myself operation will continue until the 15th February 1942.
मैं खुद ही अपने आप से बात करने की ये जो कार्य होगा ये 15 फरवरी 1942 तक चलेगा। हम देखते हैं 42 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। The day that I will publicly and universally speak, तो 15 फरवरी 42 को बाबा कहते हैं मैं पब्लिकली बोलूँगा, विश्वात्मक रीत्या बोलूँगा, लेकिन it will be for in myself, for myself. The day that my word manifestation will come to full expression, मेरे शब्द का प्रगटीकरण पूरी तरह से एक्सप्रेस होगा. The day that the 6 months spell speaking operation will bring out the unfoldment of the spiritual revival. 6 महीने तक जो मैं अपने आप से बात करूँगा, इससे जो आध्यात्मिक उत्थान होगा विश्व का, एंड द डे, उसी दिन मतलब 15 फरवरी 1942 में विश्व का आध्यात्मिक उत्थान होगा. एंड द डे दैट द डिसाइपल ऑफ माई सर्कल विल रियलाइज द ट्रूथ, उसी दिन मेरे सर मंडल के जो शिष्य है उनको सत्य का साक्षात्कार होगा. तो उनके मंडली जन को ईश्वर साक्षात्कार हुआ भी होगा. बट दे आर केप्ट अंडर द वेल, उनको एक आवरण के पीछे रखा जाता है अवतार का या सदगुरु का कार्य करने के लिए. तो ये जो समय था 42 का, इस समय भाव कल्चुरी बाबा को ज्वाइन भी नहीं हुए थे, कृपा करके ध्यान रखिएगा. माई प्रेजेंट सेक्लूजन विल कंटिन्यू अंटिल April 15th, but from April 15, 1941 to February 15, 1942, my seclusion will be more absolute. तो बाबा कहते हैं 15 अप्रैल को मेरा एकांतवास शुरू होगा, परंतु 15 अप्रैल 1941 से लेकर के, या लोग अभी जनवरी में है, 15 फरवरी 1942 तक मेरा एकांतवास बहुत कठिन तीव्र होगा. So these are Baba's important words. Since Baba planned to move on the morning of the 10th, the women spent the 9th resting and packing. चूँकि 10 तारीख को वहाँ से निकलना था, तो 9 तारीख को महिलाओं ने आराम किया, पैकिंग किया. Because the food stores were running out and all they had left to eat were plain dal, onions and naan, they had to move in order to restock their provisions. अब यहाँ से उनको जाना जरूरी था, क्योंकि खाने के लिए जो भी सामान उन्होंने रखा था ये ख़त्म होने जा रहा था. अब उनके पास केवल प्लेन दाल, प्याज और नान थे, और अपने खाद्य पदार्थ के लिए उनको वहाँ से आगे जाना जरूरी था. Meanwhile, Baba's work necessitated another visit to the post office. तो इसके दौरान बाबा को जरूरी था पोस्ट ऑफिस फिर दोबारा जाना. When the postmaster learned of Baba's plans, he expressed utter disbelief in his insistence on continuing upon such a dangerous route, warning him that even military vehicles hired escorts to ensure safe passage through the mountains. जब वह पोस्ट ऑफिस गए और वो पोस्ट मास्टर ने बाबा के प्लान के बारे में सुना, तो उसने बाबा को मना किया कि मिलिट्री ऑफिसर्स भी इस प्रदेश में जाने से कतराते हैं, ये बहुत खतरनाक रास्ता है और यहाँ पर मिलिट्री और एस्कॉर्ट की मदद लिए बिना जाना संभव नहीं है, सुरक्षित नहीं है. बट कंटिन्यू ही डिड डिस्पाइट बीइंग टोल्ड दैट अ रॉबरी हैड टेकन प्लेस द प्रीवियस वीक. तो ये भी बताया गया बाबा को कि पिछले हफ्ते में ही यहाँ पर डकैती हुई है, फिर भी बाबा आगे कंटिन्यू किया है. A band of dacoits had held up a party traveling without escort in a private automobile. तो प्राइवेट गाड़ी में जाने वाले कुछ लोग थे जो एस्कॉर्ट के बिना जा रहे थे, इनको डकैतियों ने लूट लिया था. They left precisely at 7:20 money recorded. अच्छा, आपको किसी को कुछ बात करनी है? 6 मिनट है, मैं आगे का पैरा ले लेती हूँ. अगर बात करनी है तो कृपा करके ना आधा घंटा 15 मिनट रहेंगे तभी हैंड रेज करना प्लीज़. क्योंकि क्या होता है फिर आरती वगैरह का बाद मुझे भी घर में बहुत काम रहते हैं खाना बनाना वगैरह वगैरह. 2-2.5 घंटे से मैं भी यहाँ बैठी रहती ना, 5 बजे से 7, 7:30 हो जाता है. तो कुछ अगर पूछना है, बताना है, शेयर करना है तो हमेशा के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर है. आधा घंटा
या 15 मिनट पहले से हैंड रेज करके रखना, फिर चाहे आपका मन बाद में बदली हो जाए. So they left precisely at 7:20, Mani recorded. On the morning of Monday, March 10. अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी देर पहले फरवरी बोली थी, आई एम सॉरी. 10 मार्च के सवेरे 7:20 को, जो कि सोमवार था, ये लोग निकले. Their destination was लोरालाई. मैंने इसके बारे में व्हाट्सएप में डाला है, देख लेना ब्लू बस टूर में. कई चीज़ें जो मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकती और डिस्कस नहीं कर सकती, मैं आजकल ब्लू बस टूर में ज़रूर देखते रहना डालती हूँ. Their destination was Loralai, more than 130 miles to the northwest, but a seemingly endless landscape of mountain passes through the most desolate part of their journey lay ahead. तो अब उनको लोरालाई नाम का प्रदेश, जो अभी पाकिस्तान में है, निर्मनुष्य प्रदेश है, खतरनाक प्रदेश है. 130 मील उनको उत्तर पश्चिम में जाना था और यहाँ पर पहाड़ों का कभी नहीं खत्म होता है ऐसा प्रदेश. पूरे पहाड़ दिखते हैं, कभी कहीं खत्म होने का नामो निशानी नहीं, जहाँ देखो पहाड़. ऐसा प्रदेश में वो जाने वाले थे जो कि बिल्कुल निर्मनुष्य था. ऐसा प्रवास आगे उनका और भी खतरनाक था, अभी जितना प्रवास किया उससे भी. दे मेड देयर फर्स्ट स्टॉप एट राखनी या रखनी, जस्ट 10 miles नॉर्थ ऑफ खार. तो खार से उत्तर में 10 मील की दूरी पर पहला का पड़ाव उन्होंने लिया और जगह का नाम है रखनी या राखनी. Margaret painted a bleak picture of life in an isolated village that consisted of small huts which the women with the lower part of their faces covered with yasmak particularly crawled to carry food to their men folk who were obviously their masters. तो वहाँ पर ऐसा प्रदेश था. एक अजीब यहाँ का भी दृश्य और सौंदर्य होता है कि उसको देख के मार्गारेट क्रास को उसका पेंटिंग करने की इच्छा हुई. उसने उसका पिक्चर निकाला, चितारा. ऐसा निर्मनुष्य ये देहात था कि जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं, वहाँ महिलाएं बुर्का पहन के, जैसे कि मतलब यहाँ से मास्क रहता है उनका, ऐसा ऊपर से नहीं, तो आधा मुख बंद ऐसा मास्क पहनी हुई महिलाएं थी. और जो ऐसा क्राउल करके, क्या कहेंगे उसको, है ना, अपने हथेली और पैर पर जा कर के अपने लोगों को खाना देती थी. तो वो उनके मास्टर्स थे, मतलब उनके मालिक जैसे वो लोग थे, उनको खाना देते थे. देयर ऑल्सो मेहरा रिकॉल्ड बाबा अरेंज अ स्पेशल ट्रीट फॉर द वुमेन. ऐसे प्रदेश में भी बाबा ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल ट्रीट दी, पार्टी दी, है ना. हो जाएगा क्या, पढ़ती हूँ. 20. अच्छा, बाकी तो आज मंडे है, कल देखेंगे ही, और बहुत रोमांचकारी है सफ़र, आगे भी जारी रहेगा. तो बाकी हम कल देखेंगे ज़रूर. मुझे लगा था यहाँ तक हो जाएगा, कोई बात नहीं. आज मुझे मदद भी नहीं है, ये खुद ही बीमार है, इसलिए आजकल ना थक जाती हूँ मैं भी. ओके. वी स्टॉप्ड एट सम ऑफिस. मैं ज़्यादा, अगर ये इतना ही जितना पढ़ के उतना ही बता के आगे जाऊँ क्या, ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है ऐसा लगता है क्या आप लोगों को, तो मुझे बताना, इतना एक्सप्लेन मत करो करके, क्योंकि ये पढ़ना कम हो रहा है. कोई बात नहीं. तो यहाँ हम रुक ही जाते हैं आज, है ना, और बाकी का कल देखेंगे. मेहरा के शब्द हम वो, क्योंकि लंबा पैराग्राफ है और समय भी हो गया है. तो अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू गांगड़े जी, थैंक यू शालिनी फॉर शोइंग अस लाइव धुनी. और वंदना ताई, आप प्रेयर करेंगे जय बाबा.